एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी के बारे में चर्चा करूंगी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। शिल्प उत्पादन में मनके बनाने की प्रक्रिया। तो आइए जानते हैं शिल्प उत्पादन में मनके बनाने की क्या प्रक्रिया है। मनके बनाने के लिए कई पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे जैस्पर, तांबा, पत्थर और सोने जैसी धातुएं। तो मनके बनाने के लिए कई पदार्थों का इस्तेमाल होता था, कई धातुओं का इस्तेमाल होता था, जैसे जैस्पर, तांबा, पत्थर, सोना आदि। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कई आकार होते थे। तो इन मनकों में कई आकार भी पाए जाते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। नेक्स्ट पॉइंट, साथ ही साथ कर्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो जो कर्निलियन का लाल रंग था उसे पीले कलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता था कि उसे आग में पकाया जाता था, जिससे उसका जो लाल रंग था वो पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता था। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल थी। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करने के लिए पुरातात्विक सामान्यतः किन स्रोतों पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करने के लिए जो पुरातात्विक थे वो किन स्रोतों पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे, आइए उस बारे में जानते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं, जैसे प्रस्तर पिंड। प्रस्तर पिंड को भी ढूंढा जाता है शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए। नेक्स्ट, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल। तो शिल्प उत्पादन करते समय शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल का उपयोग किया जाता था, इसलिए भी इन चीज़ों को शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए ढूंढा जाता है। थर्ड पॉइंट, औजार। औजारों को भी ढूंढा जाता है शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए। फोर्थ पॉइंट, अपूर्ण वस्तुएं। अपूर्ण वस्तुओं को भी शिल्प उत्पादन के केंद्रों के लिए पहचान के लिए ढूंढा जाता है। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान की और हमें जानकारियों से जोड़ती हैं। नेक्स्ट, त्याग दिया गया माल। त्याग दिए गए माल को भी शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए उपयोगी माना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कूड़ा करकट। ये जो कूड़ा करकट है इसको शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्रोत माना जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, अथवा हड़प्पा सभ्यता शिल्प उत्पादन को कहाँ से प्राप्त करती थी, आइए जानते हैं। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, वहाँ बस्तियाँ स्थापित की। तो हड़प्पावासियों ने शंख की प्राप्ति के लिए नागेश्वर और बालाकोट में अपनी बस्तियां स्थापित की, क्योंकि वहाँ पे शंख की जो प्राप्ति थी वो बहुत आसानी से हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, सेलखड़ी, जो दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त होता था, और जो धातुएं थी वो राजस्थान से प्राप्त होती थी, के स्रोत निकट स्थित था, क्योंकि जो सेलखड़ी और जो धातुएं थी वो इन सब की निकट स्थित थी। थर्ड पॉइंट, खेतड़ी अचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए प्राप्त होती थी। जो खेतड़ी आंचल जो क्षेत्र था वो तांबे के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इन क्षेत्रों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आइए सुदूर क्षेत्रों के संपर्क के बारे में पढ़ते हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लिया जाता था। कि कह रहे हैं कि जो तांबा था वो संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर में जो स्थित ओमान था उससे भी लिया जाता था। एक उदाहरण लिया गया है कि एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमान स्थलों से मिला है। मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को सुनने के लिए। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।